तो सबसे पहले तो मैं ये ईवीएम मशीन का क्रोनोलॉजिकल विद्यार्थियों को थोड़ा स्टडी होना चाहिए। विद्यार्थियों के पास जानकारी, युवाओं के पास जानकारी, बेरोजगार के पास जानकारी होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी जीवित थी तो 84 में संसद में इंदिरा गांधी के द्वारा ईवीएम मशीन का प्रस्ताव अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और कांग्रेस के बड़े राजस्थान के नेता है, और नाम की तरह एक केवल सिंघवी नहीं है बल्कि मनु सिंघवी है, राजस्थान के ब्राह्मण हैं। और इंदिरा गांधी ने इनको सामने रखकर संसद में प्रस्ताव रखा, ईवीएम मशीन का प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव को अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। और सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के आज के तारीख में जनरल सेक्रेटरी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उससे निकला हुआ जो धड़ा था वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना। उसके आज के तारीख में जो जनरल सेक्रेटरी है सीताराम येचुरी, तो 84 में उन्होंने इसका समर्थन किया। इसका मतलब ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी है जो ईवीएम मशीन लाने वाली है, और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है। उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी आज के तारीख में है, उन्होंने इसका समर्थन किया। ये तीनों नेशनल लेवल की आज पार्टियां हैं, और तीनों की तीनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। इन ब्राह्मणों की पार्टियों ने ये ईवीएम मशीन को लाया, और ईवीएम मशीन को लाया, और उसके 20 साल बाद ईवीएम मशीन 2004 में सबसे पहले भारत के चुनाव में, सारे देश भर के चुनाव के लिए इसे लागू कर दिया गया। उस समय जब ये मशीन लाई गई, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मगर अटल बिहारी वाजपेयी को ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं थी। और वो जानकारी कांग्रेस को थी, सरकार अटल बिहारी की थी, और घोटाला करवाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया 2004 में। हमें ये जानकारी नहीं थी। हमें ये जानकारी आज सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो उस समय जनता पार्टी के नेता थे, और उन्होंने जब 2004 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तब उन्होंने कोर्ट में इस केस को लेकर गए, और सारे सबूत कांग्रेस के विरोध में उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में दिए, सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए। जब सारे सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। और ईवीएम मशीन के विरोध में फैसले में उन्होंने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन को वीवीपीएटी मशीन, एक और मशीन लगानी होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। मगर इस खबर को जो नेशनल मीडिया है, उस मीडिया ने उस खबर को 9 अक्टूबर 2013 के अखबारों में छापना चाहिए था, टीवी पर दिखाना चाहिए था, सारे देश की प्रजा को इसके बारे में जागृत करना चाहिए था। मगर इस खबर को किसी अखबार में, किसी मीडिया ने, किसी नेशनल मीडिया में इस खबर को छापा। इसकी वजह से भारत की प्रजा को यह मालूम नहीं हुआ कि ईवीएम के द्वारा घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। आज तक लोगों को इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में पैरा नंबर 29 में यह लिखित ऑर्डर दिया है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। और ब्रीफ में घोटाला हो सकता है। इसको रोकने के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाई गई। और यह मशीन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यह आदेश 8 अक्टूबर 2013 को दिया। इसको अमल करने के लिए रूल्स बनाने जरूरी थे। तो चुनाव आयोग ने जो ईवीएम को लेकर घोटाला करने में वो चुनाव आयोग शामिल होता रहा। चुनाव आयोग के शामिल हुए बगैर ईवीएम में घोटाला नहीं करवाया जा सकता। शामिल हुए बगैर घोटाला नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव आयोग ने जो सरकार चलाने वाले लोग होते थे उन लोगों को कहा कि हम, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2004 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई जो 2009 तक थी, और 2009 से 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार थी। तो फरवरी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस को इस पर अमल करना चाहिए था, ऐसे रूल फ्रेम करने चाहिए थे कि वीवीपीएटी को अमल करने के लिए रूल फ्रेम करने चाहिए थे। तो पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि यदि काउंटिंग में कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता है तो उसे यह अधिकार होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर विवाद होता है
और वो इस रिजल्ट को मानने से मना कर देता है। जब मानने से मना कर देता है, ऐसे स्थिति में मानने से मना कर देता है, ऐसे स्थिति में वीवीपीएटी में जो स्लीप है, क्योंकि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में घोटाला होता है, और वो ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद घोटाला होता है। आंखों से दिखाई देता है कि उसने जिसको वोट दिया वो बराबर उसको वोट दिया है, मगर मशीन के अंदर जाने के बाद वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, और वो मशीन के अंदर होने की वजह से आंखों से दिखाई नहीं देता। मगर वीवीपीएटी में साइमल्टेनियसली उसने जो वोट दिया, वोटर ने जो वोट दिया, वो जिसको वोट दिया उसी की पर्ची छपकर बैलेट बॉक्स में गिरती है। ईवीएम में घोटाला हो जाता है, मगर ये कागज का एविडेंस रहता है। ये कागज के एविडेंस में घोटाला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रिंट है, इसमें प्रिंट छपकर आता है। जब इसमें प्रिंट छपकर आता है तो वो गिनती करने की वजह से ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है उस घोटाले को पकड़ा जा सकता है। इसलिए रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कैंडिडेट को यह अधिकार होगा कि वो रिकाउंटिंग की मांग करे। ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इस पर अमल करने के लिए चुनाव आयोग को रूल फ्रेम करना था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने वो रूल फ्रेम करने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव मांगा, और चुनाव आयोग ने जो प्रस्ताव दिया कि केवल मात्र 2 नंबर का जो कैंडिडेट है उसको ही रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा, यह रूल फ्रेम किया। रूल ये फ्रेम करना चाहिए था, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और अगर कैंडिडेट कोई भी पार्टी का 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5वें नंबर का कोई भी कैंडिडेट अगर कंप्लेन करता है तो उसको भी इक्वलिटी का राइट है। अगर उसको भी इक्वलिटी का राइट है तो उसको भी कंप्लेन करने का अधिकार है। अगर उसको भी कंप्लेन करने का अधिकार है तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान के अनुसार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ के अनुसार उसके पास अधिकार है। रूल इस तरह से फ्रेम होने चाहिए थे कि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का वायलेशन ना हो। मगर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के साथ मिलकर रूल फ्रेम किए। जिस रूल को हमने कुछ आंदोलन में जलाने का काम किया, वो रूल फ्रेम किए। 2 रूल खास तौर पे ऐसे रूल फ्रेम किए। एक रूल तो केवल दूसरे नंबर के कैंडिडेट को अलाउ करने का था, जिसमें कांग्रेस के विरोध में बीजेपी या बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, इनके ही कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हो सकते हैं, या 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, ये 5 नेशनल लेवल की ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। अगर इनका कोई भी कैंडिडेट दूसरे नंबर का है
तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है, मगर करता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अगर रिकाउंटिंग की मांग करे तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने रूल ऐसे फ्रेम किए कि केवल दूसरे नंबर का कैंडिडेट मांग करे। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी हो, वो अगर मांग करे तो उसको ये अधिकार नहीं होगा। उसके बाद में उन्होंने दूसरा एक फ्रेम किया कि केवल मात्र वो जो वोटिंग करने वाला आदमी है, वोट कर रहा है, अगर उसने अपनी आंखों से देखा कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया, जिस चुनाव निशान पर वोट दिया, और आंखों से किसी और चुनाव निशान पर ठप्पा लग रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट के लिए उसके सामने एक फॉर्म लाया जाएगा, वो फॉर्म पढ़ने के लिए कहा जाएगा। उसमें लिखा होगा कि दोबारा रिकाउंटिंग की मांग मांगी जाएगी, दोबारा आपको वोट देने का अधिकार होगा, मगर दोबारा वोट देने का जो अधिकार होगा, अगर उसमें आप जिसको वोट दे रहे हैं अगर उसी पर छपकर आया और किसी और पर छपकर नहीं आया तो आपको 6 महीने की जेल होगी। इसका मतलब यह है कि यह रूल कोई आदमी ऐसा कंप्लेंट ना करे, इसके लिए किया गया था। और इस तरह से यह रूल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए रूल होना चाहिए था, डिस्करेज करने के लिए रूल नहीं होना चाहिए था, मगर वो इस तरह का रूल किया गया। और ये जो रूल किया गया, ये दोनों रूल को हमने जलाया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे रूल बनाकर इन लोगों ने 2014 फरवरी माह में ये रूल फ्रेम किए, ये कांग्रेस ने किए। और कांग्रेस ने ये रूल फ्रेम क्यों किए? क्योंकि कांग्रेस का RSS के साथ, बीजेपी के साथ समझौता हो गया कि आप, क्योंकि अडवाणी जी को हरवाया था उन्होंने 2009 के चुनाव में, उन्होंने अडवाणी जी को हरवाया था। अडवाणी जी को हरवाने की वजह से अडवाणी जी इसके खिलाफ सारे देश भर में EVM के खिलाफ कोई रथ यात्रा ना निकाले, इसके लिए RSS के साथ समझौता किया गया और अडवाणी को रोका गया। उसके बदले में कांग्रेस ने RSS को यह कहा कि दो बार हमने चुनाव घोटाला करके जीता, 2004 2009 का, 2 बार 2014 2019 को आप घोटाला करके जीतो। ये जो गुप्त समझौता कांग्रेस का बीजेपी के साथ हुआ था, इस गुप्त समझौते के तहत कांग्रेस ने ये रूल फ्रेम किए ताकि 2014 के मई में होने वाले जो चुनाव है, रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें बीजेपी चुनाव जीत सके। और बीजेपी ने इस तरह से कांग्रेस की मदद से 16 मई 2014 को चुनाव जीता। बीजेपी को 31% वोट पड़े और 283 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती। सांसदीय चुनावी इतिहास में आज तक किसी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, मगर यहां तो 11 सीटें और ज्यादा मिली, 283 सीटें मिली केवल 31% वोटों के आधार पर। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ। और
जून माह में, मई हो गया और जून माह में वो जो कंप्यूटर के अंदर डाटा था जिसे कम से कम 6 महीने रखा जाना चाहिए था, वो डाटा उन्होंने जून महीने में लगभग 8 लाख ईवीएम मशीन का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया, ईवीएम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी उसका हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों नष्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर का मतलब है डाटा नष्ट कर दिया, डाटा नष्ट कर दिया, इसका मतलब है सबूत नष्ट कर दिया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग के बगैर सहमति से ऐसा हो नहीं सकता। ये चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी थी, चुनाव आयोग ने ही ये डिस्ट्रॉय किया और ये हमें लिख कर दिया। इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितनी भी बातें अब तक मैंने कही वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसके आधार पर ये सारी बातें कह रहा हूं। और इस तरह से 2014 का चुनाव उन्होंने जीता। हम लोग इसके विरोध में कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाई, हमने पूछा। तो चुनाव आयोग ने लिख कर दिया कि हमने 0.33% लगाई, यानी आधा % भी नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया लगाने का, जिसके बजाय फ्री फेयर चुनाव नहीं हो सकता, वो मशीन उन्होंने केवल वो मशीन 0.33% लगाया। अगर 0.33% लगाया, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आधा % भी नहीं लगाया, तो आधा % 0.33% लगाकर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कैसे करवाया जा सकता है। इसलिए हम लगभग 3 हाई कोर्ट में गए। विधानसभा के चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, बिहार गए, पटना हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के जज ने बार बार कहने के बावजूद भी सुनवाई नहीं की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के दौरान उन्होंने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाई जाएगी, मगर 2018 में लगाई जाएगी। 2014 में लगाने की मांग हमने की, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे 2018 में लगाने की बात की। मशीनों को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में बनाकर लगाया जा सकता है, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लगाने के लिए 2018 का ऑर्डर दिया। और बीच के पीरियड में जो सारे देश भर में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी हर जगह ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतती रही, कांग्रेस चुनाव हारती रही, मगर कांग्रेस चुपचाप इसका समर्थन करती रही, वेलकम करती रही और नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन चुनाव जीतने के लिए धन्यवाद देती रही, उसको समर्थन करती रही। तो हमने 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था, उस बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि चुनाव आयोग इस पर अमल नहीं कर रहा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रहा है, अवमानना कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को हमारे फेवर में निर्णय दिया कि 2018 में ईवीएम मशीन लागू की जाएगी।
2019 के चुनाव में, 18 में नहीं, 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी ताकि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके। यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने देने के बाद अब 2019 का चुनाव होने वाला था। जब 2019 का चुनाव होने वाला था तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस दायर किया, ये जो रूल्स है, ये रूल्स कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर मान लो पेपर ट्रेल मशीन लगाई भी गई, अगर रूल अलग गलत है, अगर रूल गलत है तो पेपर ट्रेल मशीन भी प्रभावी हो जाएगी। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन के लिए ये जो गलत रूल लगाए गए हैं उसको चैलेंज करने वाली केस अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब सुप्रीम कोर्ट में हमने ये केस दायर की तो कांग्रेस के लोगों को मालूम हो गया, कांग्रेस के लोगों को यह मालूम हो गया कि हम ये जो रूल है जो कांग्रेस ने बनाए और बीजेपी को मदद करने के लिए बनाए, वो बीजेपी को मदद करने वाले जो रूल बनाए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले हैं। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले हैं, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया तो कांग्रेस के लोगों को मालूम हो गया कि कांग्रेस ने जो रूल बनाए 56 वाले, वो रूल को रद्द करने के लिए हम लोगों ने केस दायर किए। जब ये कांग्रेस को मालूम हो गया तो कांग्रेस को लगा कि हमने जो आरएसएस के साथ समझौता किया है 2 बार बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए, मदद करने के लिए, तो इसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा फरवरी 2019 में चुनाव घोषित हो गया था, इसके बावजूद भी यह केस दायर किया गया। जब यह केस दायर किया गया तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की, क्या मांग की कि पेपर ट्रेल मशीन का 50% मिलान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 100% के रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया था। 100% रिकाउंटिंग का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भारत सरकार को चुनाव आयोग के साथ मिलकर रूल फ्रेम करना चाहिए था। कांग्रेस के लोगों को उसको सैबोटेज करने वाले रूल बनाया और वो सैबोटेज करने वाले अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल बनाया और उसके बारे में सारे भारत के प्रजा को छुपा कर रखा। चुनाव आयोग ने भी छुपा कर रखा, जानकारी होने नहीं दिया, इसकी कोई मीडिया में चर्चा नहीं होने दी। जब हमने इसका अभ्यास किया और हमें यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लगा तो हमने केस दायर कर दिया और 18 जनवरी 2019 को जब हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए आई तो चुनाव आयोग का वकील हाजिर ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर वकील क्यों हाजिर नहीं है, वो हाजिर हो जाए, चुनाव आयोग हाजिर करे। तो दूसरे दिन वकील हाजिर हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों हाजिर नहीं थे।
तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में मौत हो गई थी, इस वजह से मैं हाजिर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डाउट हो गया कि ये सच नहीं बोल रहा है। उसने ऑर्डर दिया कि यही बात तुम लिखित रूप से हलफनामा दाखिल करके कहो। उसने हलफनामा बात के तारीख में हलफनामा दाखिल किया और हलफनामा दाखिल करके ये कबूल किया कि मेरे परिवार में कोई मौत नहीं हुई थी, वो बीमार था। यानी चुनाव आयोग का झूठ बोलना इस बात को सिद्ध करता है कि वो इस षड्यंत्र में सहभागी था। वो हियरिंग हमारे केस की करना नहीं चाहता था और बाद में उसने डिमांड किया कि ज्यादा लंबी तारीख दिया जाए। अरे चुनाव हो रहा है, उसके पहले फैसला होना चाहिए। ज्यादा लंबी तारीख का क्या मतलब है? जानबूझकर ये इसकी हियरिंग और इस पर फैसला होने नहीं देना चाहता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो कलकत्ता का मामला खड़ा किया गया कि कलकत्ता के सीबीआई के पुलिस वालों को वहां के पुलिस कमिश्नर ने अरेस्ट किया। ऐसा दिखाया गया और अरेस्ट करके ये संवैधानिक संकट खड़ा किया, ऐसा करके जो तारीख उन्होंने हमको दी थी 2 या 4 फरवरी की, उसको उन्होंने कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया ऐसा करके उसको एक्सटेंड कर दिया। और ये जो सीबीआई का मामला खड़ा किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शामिल थी, सरकार बीजेपी की थी और वो ये हियरिंग करवाना नहीं चाहते थे। वो चुनाव आयोग की मदद करना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग ना करे ऐसा वो चाहते थे, इस पर कोई फैसला ना आए वो चाहते थे। मगर ऐसा वो जब कर नहीं पाए तो उन्होंने सीबीआई की एक नौटंकी करने का काम किया और इस बात को आधार बनाकर उसको एक्सटेंड कर दिया। बाद में हमारा हियरिंग हुआ। जब बाद में हियरिंग हुआ तो हमारे वकील ने 1.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को कहा कि इसका जवाब दो। तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं। इसका मतलब है कि वो फिर इसको एक्सटेंड करना चाहता था। जिसके पास पहले से डॉक्यूमेंट पड़े हुए वो होमवर्क करके नहीं आया, ये कहने का क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि चुनाव आयोग खुद हाजिर हो जाए। चुनाव आयोग को हाजिर होने के लिए कहा गया और चुनाव आयोग ने एक झूठा डॉक्यूमेंट तैयार किया, झूठा हलफनामा तैयार किया, झूठा डॉक्यूमेंट तैयार किया, झूठा एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट तैयार किया और उसमें उन्होंने कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99.99 प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक सर्वे रिपोर्ट दिया। और उसके आधार पर ये हम झूठा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर उस बात को आधार बनाकर जो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के द्वारा 21 या 22 पार्टियों के द्वारा जो केस दायर किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। उसको मेन केस मानकर हमारी केस को साइड में कर दिया और उसकी मेन केस माना और उसकी मेन केस मानकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। वो फैसला कब दिया? उस दौरान जब हमारी हियरिंग हो रही थी, 1.5 घंटा हमारे वकील ने बहस की। उस दौरान एक चार्टर अकाउंटेंट जो आरएसएस का था वो उसमें हाजिर था। हमारे लोग उनको पहचानते थे तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर जाके कॉफ़ी पीते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी जाना है, शायद उनको ये रिपोर्ट देना होगा आरएसएस के लोगों को कि ये इस तरह का हियरिंग हो रहा है। तो उसके बाद में
एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जो उस समय के चीफ जस्टिस थे उसके विरोध में एक औरत ने कंप्लेंट किया कि इसने मेरा चरित्र हनन किया, ऐसा मेरे साथ जाति करने का काम किया, ऐसा एक कंप्लेंट किया। ये जो हमारी वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो हियरिंग रोक नहीं रहा था, और अगर ये जजमेंट आता तो 2019 के चुनाव बीजेपी चुनाव हार जाती। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया और एक औरत के द्वारा एक कंप्लेन करवाया गया। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है बोबड़े जी, उनकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बिठाया गया और उस बेंच ने उस चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया और उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक की इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आश्चर्यजनक बात है कि जिसमें दोनों के दोनों निर्दोष हो, कंप्लेंट करने वाला भी निर्दोष हो और कंप्लेनेंट भी निर्दोष हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, जुडिशियल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ, मगर ऐसा हुआ। तो इससे हमें बात समझ में आ गई कि ये सारा बनाव करने का खेल हो रहा था, सारा षड्यंत्रकारी खेल हो रहा था और हमारे केस को सैबोटेज करने के लिए हो रहा था। और इसके दबाव में आकर उस समय के चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया और कहा कि ये जो मिलान करने का मामला है अभिषेक मनु संघवी का, ये केवल 1% के लिए माना जा सकता है, केवल 1% के लिए माना गया। वो 1% में अगर कोई घोटाला होता भी है तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? 1% से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, कैसे माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। उन्होंने उसको रिवीजन दाखिल किया, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया। हमने हमारा रिवीजन बाद में दाखिल किया जो अभी भी पेंडिंग है और 23 तारीख को रिजल्ट आना था शाम तक। 22 तारीख को होम डिपार्टमेंट ने, होम अफेयर्स ऑफ इंडिया ने, जो राजनाथ सिंह होम अफेयर्स थे, उन्होंने सर्कुलर सारे देश भर में इशू किया कि रिजल्ट आने के बाद देशव्यापी हिंसा हो सकती है। ऐसा भारत के चुनाव में पहली बार होम डिपार्टमेंट ने ऐसा नेशनल लेवल का सतर्कता घोषित करने का काम पहली बार हुआ था, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया था कि जो 21-22 पार्टी के लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया था कि शाम को 5 बजे से सारे देश भर में ईवीएम के घोटाले के विरोध में हंगामा किया जाएगा। तो इसका मतलब था कि जनता के मन में यह अविश्वास पैदा हो गया था और जनता को जब 21-22 पार्टी के लोगों का नेतृत्व मिलेगा तो ये बहुत बड़ा बवाल सारे देश भर में खड़ा होगा। ये जब निर्णय हुआ तब इसकी जब जानकारी सीक्रेट एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार को हुई तो उन्होंने 22 तारीख को 22 मई को ये सर्कुलर इशू किया, ऑल इंडिया में सतर्कता का आदेश दे दिया। सारे देश के पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा कि देशव्यापी हिंसा हो सकती है। अभूतपूर्व ऐसा कोई आदेश इसके पहले किसी होम अफेयर्स ने नहीं दिया, और वो भी चुनाव की वजह से हो सकता है, रिजल्ट की वजह से हो सकता है। ये सारा मामला खड़ा किया गया। इस तरह से ये मामला जब ये सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया तो शाम को 4:30 बजे राहुल गांधी टीवी पर आए। एक भी रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आया था, फिर भी केवल रुझानों के आधार पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी आप चुनाव जीत गए हैं ऐसा करके
उसको कांग्रेचुलेशन दिया। जीत की बधाई दी। अभी रिजल्ट भी नहीं आया था। इसका मतलब है कांग्रेस 2019 के चुनाव में बीजेपी को जितवाना चाहती थी, इसके लिए मिलान का मामला लेकर गई, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया था। रिकाउंटिंग का रूल फ्रेम करना चाहिए था और भारत के प्रत्येक नागरिक को और कैंडिडेट को रिकाउंटिंग करने का अधिकार बहाल करना चाहिए था। यह अधिकार बहाल करने से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता था। मेरा यह कहना नहीं है कि ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर को लाओ। मैं ये मांग नहीं कर रहा हूं कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर पर लाओ। मेरा यह कहना है कि अगर ईवीएम मशीन से आप चुनाव करवाना चाहते हो, करो, मगर सुप्रीम कोर्ट जो कहता है केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, और पेपर ट्रेल मशीन केवल लगाना नहीं होगा, रिकाउंटिंग करना होगा कागज की। जो कागज पेपर ट्रेल मशीन में निकलता है उसकी रिकाउंटिंग करना होगा। अगर उसकी रिकाउंटिंग होती है और उसकी व्यवस्था होती है तो जो भी घोटाला करने वाला आदमी है उसको पहले से मालूम हो जाएगा कि अगर हमने ईवीएम में घोटाला कर भी दिया तो पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए कोई घोटाला करेगा ही नहीं। पेपर ट्रेल मशीन से अगर घोटाला करेगा तो पेपर ट्रेल से, कागज की रिकाउंटिंग से घोटाला पकड़ा जाएगा। जब कांग्रेस को यह बात मालूम हो गई, बीजेपी को यह बात मालूम हो गई, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव डाला कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है इसको डिफ्यूज करना होगा। ये डिफ्यूज करने के लिए ये मिलान करने का मामला कांग्रेस ने लाया। ये सारे षड्यंत्र के जड़ में कांग्रेस है। और आज भी कांग्रेस, बिहार में घोटाला हुआ, बिहार में घोटाला हुआ, मगर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस के 23 बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने लेटर लिखा सोनिया गांधी को पिछले बार, उसमें 9 मुद्दे उठाए। उन 9 मुद्दों में दूसरे ही नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ईवीएम के बारे में, कांग्रेस के रोल के बारे में सारे देश भर में लोगों में असंतोष फैल रहा है। वो असंतोष हमारे अलावा कौन फैला रहा है? हम ही कांग्रेस को नंगा करने का काम कर रहे हैं। तो 23 नेताओं ने कहा, उनमें से किसी भी नेता को बिहार के चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं लगाई, क्योंकि उनको यह डाउट था कि कहीं ये ईवीएम का मामला ना खड़ा कर दे। अब की बार भी उन्होंने ईवीएम का कोई मामला खड़ा नहीं किया और चुपचाप रह गए और कुछ भी नहीं बोला। उनको मालूम है सारा का सारा, क्योंकि ये मैं सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम मशीन से जल्दी रिजल्ट निकलता है। बिहार में कहां निकला? चुनाव आयोग का यह कहना भी झूठा साबित हो गया। बिहार में चुनाव आयोग ने कहा कि हम नियमानुसार काउंटिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। ये जो सारी बातें मैंने सबूत के साथ बताई, सुप्रीम कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चुनाव आयोग ने किसी सवाल के हमारा जवाब नहीं दिया। अगर चुनाव आयोग नियम के अनुसार काम करता है तो जितनी कंप्लेंट हुई, किसी भी कंप्लेंट की चुनाव आयोग ने आज तक पारदर्शी जांच नहीं की और उसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया। किस आधार पर कहा जाए चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है, नियम के अनुसार काम कर रहा है? नहीं माना जा सकता। इस तरह से ये सारा ईवीएम के घोटाले का षड्यंत्र है। हमारी मांग ईवीएम खत्म करो और पेपर ट्रेल, बैलेट पेपर लाओ, ये नहीं है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन का, वो केवल लगाने के लिए नहीं दिया,
बल्कि काउंटिंग करने के लिए दिया, उसके लिए रूल फ्रेम होने चाहिए थे। जिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर दिया, हमने जो केस फाइल किया था उस पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार देकर कोई मामला नहीं किया, इसलिए हमने रिवीजन दाखिल किया। रिवीजन अभी भी पेंडिंग है और उस पर रिवीजन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 2019 के चुनाव में अभी तक प्रोविजनल रिजल्ट है, 2 महीने में ऑथेंटिकेट रिजल्ट घोषित करने पड़ते हैं, मगर चुनाव आयोग ने अभी तक प्रोविजनल रिजल्ट है, ऑथेंटिकेट रिजल्ट है नहीं। दूसरी बात, सितंबर एंड तक चुनाव आयोग के पास जो डाटा था वो सारा का सारा डाटा नष्ट कर दिया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तक रखना चाहिए था, मगर उन्होंने केवल 4 महीने में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और इस तरह से ये खत्म नहीं किया जा सकता था, मगर उन्होंने खत्म किया। किस आधार पर चुनाव आयोग कहता है कि वो नियम अनुसार काम कर रहा है? इसका भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। 2019 के चुनाव में एक नई बात हुई, और वो नई बात ये हुई कि वोटर्स ने जिन ईवीएम मशीन में वोट डाले, उन ईवीएम मशीन की काउंटिंग नहीं हुई, और जिन मशीनों पर लोगों ने वोट नहीं डाले उन मशीनों की काउंटिंग की गई। ये केस नागपुर हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जल्दी ही हम लोग भी इसके बारे में अपनी केस दायर करेंगे। जब रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, ओपन कोर्ट में शुरू होगी, तो हम लोग ये केस दायर करेंगे। इस तरह से साथियों, हमारी ये मांग नहीं है कि ईवीएम खत्म करो और बैलेट पेपर लाओ। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर टेल मशीन लगाओ, तो केवल लगाने के लिए नहीं दिया था, काउंटिंग करने के लिए दिया था। तो काउंटिंग के रूल फ्रेम करने चाहिए थे। ये जजमेंट देने वाला जो 2 बेंच का जज था, उसमें वर्तमान जो उस समय के जज जिन्होंने ये जजमेंट दिया दोबारा, अभिषेक मनु संघवी के मिलान करने पर वो जज भी उसमें थे दूसरे नंबर पर। जस्टिस चेलमेश्वर के द्वारा जब उस चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट दिया, तो बार काउंसिल के सभा में जस्टिस चेलमेश्वर जो रिटायर्ड जज थे और सुप्रीम कोर्ट में सेकंड इन कमांड थे, दूसरे नंबर के जज थे दीपक मिश्रा के समय में, उन्होंने जस्टिस चीफ जस्टिस के ऊपर जो 2019 में थे, उस जस्टिस के ऊपर उन्होंने फैसला भाषण में कहा कि उन्होंने अपना खुद उन्होंने जो रूलिंग दिया था 8 अक्टूबर 2013 को रूलिंग दिया था, उस रूलिंग को बदलना नहीं चाहिए था। वो सही रूलिंग था, वो उन्होंने बदला और किसी ठोस आधार पर नहीं किया। एक झूठा मूठा रिपोर्ट तैयार किया गया, वो झूठ साबित करने वाले सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए, 40 हलफनामे हमने दिए। तो इस तरह से साथियों, ये ईवीएम मशीन एक बहुत बड़े षड्यंत्र का मामला है। ईवीएम मशीन केवल बेरोजगारी, हमारे लोगों की बेरोजगारी है, बढ़ाने का कारण नहीं है। हमारी जिन समस्याओं का 108 साल के संघर्ष के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो अधिकार, हक अधिकार संविधान ने हासिल किए थे, उसमें वोट का भी अधिकार था, हमारे लोगों के वोट ज्यादा थे, उसके आधार पर हम इस देश के हुक्मरान बन सकते थे, वो वोट 0 हो गया, वोट का अधिकार 0 हो गया और हमारी आजादी भी खतरे में पड़ गई। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी।
यह सारा का सारा षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी और कम्युनिस्टों ने मिलकर, और जो 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है उन लोगों ने मिलकर बनाया है। इसलिए कोई ब्राह्मणों की कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी या रीजनल लेवल की पार्टी इस तरह का मामला खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से साथियों, ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इससे केवल हमारे लोगों की बेरोजगारी का ही मूल कारण नहीं है, हमारी सभी मौलिक फंडामेंटल जो अधिकार हम लोग हासिल कर चुके थे वो सारे के सारे अधिकार खत्म करने का मामला बन रहा है। इसलिए मैं इस संबंध में केवल एक बात कहकर अपनी बात इस मुद्दे पर खत्म करूंगा और दूसरे मुद्दे पर कुछ बात करना चाहता हूं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को जैसे ही उचित समय मिलेगा हम लोग ईवीएम के ऊपर भारत बंद करेंगे, क्योंकि जनता में इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष फैला हुआ है और इस पर जल्दी ही भारत बंद का ऐलान किया जाए।